नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों पर सियासी बयानबाजी जारी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि एक दिन पहले यह आरोप लगाया कि वो 80 गाड़ियों की मांग कर रहे हैं, लेकिन केवल 30-40 ही मिल रही हैं। मैंने उन्हें कहा कि 125 गाड़ियों की पेशकश की है और विवरण देने के लिए पूछा कि वो कल की ट्रेनों के लिए कोई विवरण नहीं दे पाए। उन्होंने हमें 41 ट्रेनों का विवरण दिया, यहां तक कि वे ट्रेनें भी खाली ही रही, उनमें यात्री नहीं थे। देर शाम उन्होंने हमें 145 ट्रेनों की सूची भेजी जो कि पूरी तरह से असंगठित थी। बिहार और यूपी को 15 दिन पहले कुछ पत्र लिखे गए थे, जिस तारीख को काट करके उन्होंने आज की तारीख डालकर हमें भेज दिया। महाराष्ट्र में प्रवासियों की दुर्दशा को देखते हुए जिनकी वो देखभाल भी नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने परसों माननीय मुख्यमंत्री ने और उसके बाद माननीय सांसद संजय राउत जी ने ऐसा आरोप क्यों लगाया, इतना बेबुनियाद आरोप कि रेलवे को हम 80 ट्रेन मांगते हैं, 30-40 मिलती है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। असलियत ये थी कि परसों तक जितनी ट्रेन वो मांगते थे हम देते थे और उसमें भी 65 ट्रेनें बिना पैसेंजर के लौटनी पड़ी क्योंकि वो पैसेंजर ही नहीं ला पाए। 65 ट्रेनें बिना पैसेंजर के लौटी। फिर उन्होंने कल हमें ट्रेनें मांगी, कल के लिए कुछ 46, जिसमें 5 उड़ीसा पश्चिम बंगाल की थी, तो हमने वो नहीं भेजी क्योंकि वहाँ एम्फैन साइक्लोन की वजह से वो नहीं ले पा रहे थे। 41 ट्रेन कल की शेड्यूल थी, उसमें भी 2 ट्रेनों के पैसेंजर नहीं आए। ये हालत है महाराष्ट्र की। कल देर शाम को, रात को करीब 8-9 बजे सडनली आधी अधूरी लिस्टें, कोई पुरानी लिस्टें कभी बनी होंगी, कभी कुछ लिस्ट यूपी भेजी होगी, कभी बंगाल बिहार भेजी होगी 10 दिन 15 दिन पहले, उस पर काटा पीटी करके डेट चेंज करके उन्होंने आज के लिए हमसे 145 ट्रेन, 145 ट्रेन कल शाम को मांगी। अब रेलवे ऐसा तो नहीं है कि भाई हम कल शाम को बोले और आज सुबह 145 ट्रेन। फिर भी पूरी रात बैठ के देश भर की समीक्षा करके ट्रेनों को तेज दौड़ा के पूरी हमने प्लानिंग की, रात भर बैठ के 145 ट्रेन हमने महाराष्ट्र पहुंचा दी। 145 ट्रेन को नोटिफाई कर दिया। पूरी 145 ट्रेन किस स्थान से शुरू होंगी, कहां पहुंचेंगी, कब जाएंगी, पूरी नोटिफाई कर दिया, समय के साथ, स्थान के साथ, किस जगह पे जाएंगी तो उस जगह के प्रवासी मजदूर आ सकें। उसमें आपको मैं जानकारी दे दूं, ये 145 में उत्तर प्रदेश की 68 ट्रेनें, बिहार की 27, पश्चिम बंगाल की 41, छत्तीसगढ़ की 1, उड़ीसा की 2, तमिलनाडु 2, राजस्थान 1, झारखंड 1, उत्तराखंड 1 और केरल 1। महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच ट्रेनों के संचालन को लेकर के विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रेलवे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार यात्रियों के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध करा रही है। इन आरोपों पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने पलटवार किया है। मजदूरों को ट्रेन उपलब्ध होती है 1700 ट्रेनें भेजने के लिए, उससे ज़्यादा संख्या में भीड़ बढ़ रही है। लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। हमें लगता है कि अपनी नाकामी छुपाने के बजाय जो भी कमियां हैं उसे दुरुस्त करने का काम रेल विभाग करे। पीयूष गोयल जी को हम मशवरा देने का काम करते हैं। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 4 धाम सड़क परियोजना को बड़ी सफलता मिली है। सीमा सड़क संगठन ने अति व्यस्त चंबा टाउन के नीचे हाईवे पर 440 मीटर लंबी सुरंग खोदने में सफलता हासिल कर ली है, जिस पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुशी जताते हुए बीआरओ को बधाई भी दी है। और केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को ट्वीट कर ये कहा है कि ये घोषणा करते हुए खुशी है कि हमारी सीमा सड़क संगठन टीम ने 4 धाम परियोजना में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। ऋषिकेश धरासू सड़क राजमार्ग पर व्यस्त चंबा टाउन के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग को उन्होंने सफलतापूर्वक खोदा है। लॉकडाउन के समय में ही रामलला के मंदिर निर्माण की शुरुआत हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने सोमवार को 28 साल के बाद रामलला के दर्शन किए और मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। महंत नृत्य गोपाल दास ने यह कहा है कि आज मैंने रामलला के दर्शन किए और बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है। ईंट भी रखा,
ये बहुत सुंदर। कल हम लोग सब गए थे वहाँ जहाँ रामलला विराजमान है, वहाँ पर सभी लोगों ने बैठ करके भगवान का वहाँ मंदिर है, पूजा किया, अर्चन किया और उसके बाद शीघ्र रामलला जहाँ विराजमान है देवी भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। एक और मोदी, एक और योगी, अब नहीं होगा तो कब होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने बैठ करके शीघ्र मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया। तुम्हारा शुरू कर दिया? अरे हाँ, शुरू ही समझिए। ये शुरू है। वहाँ हम लोग गए थे, धर्माचार्य थे, विश्व हिंदू परिषद के सभी लोग थे और हम लोगों ने शिलान्यास प्रारंभ कर दिया। जी महाराज जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि एक संकट भरा समय भी चल रहा है और राम मंदिर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है, तो ऐसे में क्या संदेश देंगे देश दुनिया को? हम लोग जनता को संदेश देंगे, जनता अपना अपना काम करे, भगवान राम का मंदिर के निर्माण में जो भी हो उसमें भी सहयोग करे। दोनों काम एक साथ संभव हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने और मोदी सरकार के पार्ट 2 की पहली सालगिरह पर बोलते हुए बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये इस देश के करोड़ों लोगों के लिए, सारी दुनिया में फैले हुए जो भारतीय संस्कृति के प्रेमी हैं, और कई ऐसे देश हैं जहाँ पर भगवान राम के नाम पर, उदाहरण के लिए जैसे आप थाईलैंड को देखेंगे, आज भी वहाँ के राजा को राम बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता वहाँ तक पहुँची थी। इस सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। भगवान राम सबके आराध्य हैं और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है, उन्होंने जब ये नारद ऋषि से पूछा कि इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मात्मा, सबसे ज़्यादा बहादुर वीर, सब वेदों का जानने वाला ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका चरित्र इतना उदात्त हो, तो एक बार तो नारद मुनि ने ये कहा था कि सारे के सारे गुण एक व्यक्ति में होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ही मुझे महापुरुष दिखाई देता है जिसका नाम राम है। ऐसे भगवान राम का भव्य मंदिर बनने की शुरुआत हुई है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के मिजोरम और नागालैंड तक सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं, मास्क भी बांट रहे हैं, भोजन का भी इंतजाम कर रहे हैं, और मुझको लगता है कि अच्छा काम, सेवा का कार्य जो है चालू रहना ही चाहिए। सेवा का कार्य तो इसलिए कि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री खुद अपने को प्रधान सेवक इस देश का कहते हैं। हम सबको उनसे एक उदाहरण लेकर के जितना भी कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ। आज एक ये आपदा का समय है और इस आपदा को हम लोग अपने देश के लिए, आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए इसको अवसर में कैसे बदलें, ये हम लोगों के लिए काम करना चाहिए। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। देश के 36% से ज्यादा कोरोना के मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। बीजेपी इस हालत के लिए शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की संयुक्त सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह कहकर सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है कि महाराष्ट्र सरकार को कांग्रेस का समर्थन है। सरकार के बड़े फैसलों में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं होती और इसी को लेकर के बीजेपी नेता राम कदम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का बयान ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और कांग्रेस के लोग सत्ता में भी शामिल होंगे और सत्ता में शामिल होने के बाद जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में घर घर में भुखमरी आरंभ हो चुकी है। मुंबई जैसे शहर में किसी भी मरीज को एक सिंगल बेड तक नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर्स को पीपीए किट नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ है। तो इसकी जिम्मेदारी तीनों दलों को लेनी होगी। इस प्रकार से राहुल गांधी जिम्मेदारी से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से एक हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक और टैंकर में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लड़कों की मौत हो गई। बता दें, ये तीनों कार सवार सरहिंद के पुराने फ्लाईओवर पर जा रहे थे और तभी अचानक सामने से आ रहे तेल के टैंकर ने टक्कर मार दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों लड़कों को हॉस्पिटल भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल टैंकर चालक मौके से फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। राणा हैरीटेज के लागे
ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿਦਾਂ? ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਫਰਾਰ ਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਲੱਗਦੀ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਲੱਗਦੀ? ਕਰੀਬ 20-22 ਸਾਲ। ANB न्यूज की अपने दर्शकों से अपील, आपको है अगर जरूरी काम तभी निकलिए घर से बाहर। अनावश्यक कार्य और कानून का उल्लंघन पहुंचा सकता है आपको हानि। आपकी जिंदगी आपसे ज्यादा आपके परिवार और देश के लिए मूल्यवान है। रखिए अपना ध्यान, रहिए सुरक्षित, कीजिए नियमों का पालन। ANB न्यूज की तरफ से जनहित में जारी। केरल के तिरुवनंतपुरम से छत्तीसगढ़ के करीब 513 प्रवासी मजदूर स्पेशल ट्रेन से अंबिकापुर पहुंचे और इनमें जशपुर के 429 मजदूर, बलरामपुर के 74 और सरगुजा जिले के 10 मजदूर हैं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की गई और फिर सभी को संबंधित स्थानों पर उनके जिलों और ब्लॉक में क्वारंटीन सेंटर में उन्हें भेजा गया। हाँ, आज तिरुवनंतपुरम केरला से पहली ट्रेन यहाँ पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन अंबिकापुर पहुँची है। इसमें 429 श्रमिक जसपुर ज़िले के हैं, 10 श्रमिक सरगुजा के हैं और 74 बलरामपुर ज़िले के हैं। सबसे पहले तो जितने भी श्रमिक बाहर निकल रहे हैं, इनकी हेल्थ स्क्रीनिंग हो रही है। हेल्थ स्क्रीनिंग होने के बाद इनके सामानों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है, फिर हैंड सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। उसके बाद एक बोगी में रहने वाले सभी लोगों की सूची तैयार करके इनको रवाना किया जा रहा है। बस में पहुंचने से पहले इनको फूड पैकेट, पानी वगैरह दिया जा रहा है। जो भी हेल्थ स्क्रीनिंग में श्रमिक अगर संदिग्ध पाए जाते हैं तो उनके लिए अलग बस की व्यवस्था है, या कुछ बीमार तरह के हैं उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है, डॉक्टर भी तैनात हैं यहाँ पर। लॉकडाउन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद थी कि कोरोना 21 दिन में कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन 60 दिन हो चुके हैं और केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको लेकर के शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा और बीजेपी नेता NV सुभाष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। Congress President, the former President Rahul Gandhi, he is like a mole rat in a hole who occasionally comes out and then sees what's happening. As per the statement what we have received in the media, that the lockdown implemented by Modi government has failed. The 4 stages of lockdown has really made a impact on the people of this country. Because of the lockdown, many people, educated people have understood the impact of the lockdown. Henceforth, when we compared with other countries, the virus as well as the deaths are very, very low. It's not exponentially high, it is inversely proportional, it is very, very low because of 135 crore people who are living in this country, and they have all understood because of the impact of the lockdown and Narendra Modi's statement, the 4 stages of the lockdown. Situation in America and situation in India. And he will come to know the difference of the lockdown. Both the countries had the first patient almost at the same time, but the number of deaths in America, they have reached almost 1 lakh. And in India, we have crossed 4,000. So this is the basic difference. Number of cases also, there is much more than India. And the population in India is almost 4 times than the population of the America. So how can he say that lockdown did not help? It helped a lot, and we should not politicize this at this moment. Lockdown cannot be
carry it indefinitely because there are side effects also. The economy has to do, otherwise the poor people, the कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। अब इस मसले पर प्रतिक्रिया दी है सीपीआईएम नेता हन्नान मोल्ला ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। Whatever he says, but I think lockdown has a role, but it cannot be the only way to fight COVID-19. There are so many other things where India immediately did it. After 5 days, if this starts, I think it had a better result we could get. 15 crore people go back to their home. And then whatever arrangement we could do fight, I think it will be better. But Modi, for his own credit and own publicity, he started again. But it has not the only way to fight this disease. It has a role, but it cannot be the only way. But at the same time, because of lockdown, crores and crores of the people are in trouble. And because of that, crores of migrants are in revolt. They are very angry. Kisans are very difficult situation. They could not harvest properly. How they will go for kharif crop, they do not know. They did not get any benefit from the government. All the announcement of 20 crores, these are the story for the farmers. Farmer did not get loan waiver, did not get the price, minimum support price, did not get the subsidy. भारत के उत्तरी राज्यों में गर्मी की लहर तेज होने के साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। गंभीर गर्मी के संपर्क में आने से शरीर में ऐंठन, थकावट और हीट स्ट्रोक सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसी को लेकर के एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हीट स्ट्रोक या हीट संबंधी समस्याएं तब ज्यादा होती हैं जब तापमान आमतौर पर 40 से अधिक हो जाता है। लॉकडाउन और बहुत सी गतिविधियों के कारण जिन्हें रोका गया है, हीट स्ट्रोक वाले लोगों की संख्या कम है। So if we start looking at heat stroke or heat related problems, they tend to be much more common when the temperature usually goes over 40 and now it's touching 45. It's related to those people who are actually working outside, especially laborers, and who are actually exposed to the sun outside for long periods of time. Also the elderly who are in this outdoor in the sun. So because of the lockdown and because a lot of activities has been stopped and even people are not going out to the houses, the number of people having heat stroke is less. Still, I would say that people who are going out, especially during the midday, need to be extra careful, properly hydrated, should wear a cap or have an umbrella, and especially elderly or small children should avoid going out when the temperature. चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित है। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खेल परिसरों और स्टेडियम को खोलने के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार खेल मंत्रालय के परमिशन के बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्टेडियमों को खेल गतिविधियों को शुरू करने का अब निर्देश दे दिया है और गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार फिलहाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल अभी बंद ही रहेंगे। वहीं खेलों को सुरक्षित तरीके से शुरू किया जाएगा और बता दें कि सिर्फ उन खेलों को ही शुरू किया जाएगा जिसमें खिलाड़ियों को छूना या उनकी चीज़ों को शेयर करना लागू नहीं है। ऐसे में तीरंदाजी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, लॉन टेनिस जैसे खेलों की शुरुआत JLN स्टेडियम और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगी और इस दौरान सभी खिलाड़ियों को सरकार के आदेश का पालन करना होगा जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और पूरा सैनिटाइजेशन शामिल है। यहां यह भी कहा गया है कि सिर्फ 50% खेलों को फिलहाल शुरू किया जाएगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कोरोना संकट के चलते अपनी सांसद निधि से वेंटिलेटर के लिए जनपद मैनपुरी के स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को 25 लाख रुपए की धनराशि दी है। 2 महीने बीत जाने के बाद भी मैनपुरी स्वास्थ्य विभाग ने वेंटिलेटर नहीं खरीद पाए थे और इस बात से नाराज होकर के भाजपा के राज्यसभा सांसद ने अपनी निधि से दी हुई धनराशि जिला प्रशासन से वापस मांगी है और इस बाबत राज्यसभा सांसद ने विगत 27 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री को ईमेल के जरिए सूचना दी थी कि उन्होंने जो धनराशि वेंटिलेटर और डायलिसिस यूनिट के लिए दी थी उस धनराशि का जल्द से जल्द उपयोग जो है वो किया जाए जिससे मैनपुरी की जनता को गंभीर बीमारियों के लिए आगरा या सैफई न जाना पड़े। मगर 2 महीने बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने वेंटिलेटर नहीं खरीदा है तो सांसद ने सख्त रुख अपना लिया। माननीय सांसद महोदय ने लगभग 2 माह पूर्व वेंटिलेटर्स के लिए धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव दिया था जिसके क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 25 लाख रुपए की धनराशि वेंटिलेटर खरीदने के लिए दी गई थी। वेंटिलेटर जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा न खरीदे जाने की स्थिति में उन्होंने अपनी धनराशि वापस मांगी थी। सीएमओ से ये आख्या प्राप्त होने पर कि अभी तक उन्होंने वेंटिलेटर नहीं खरीदे हैं और इस धनराशि से उन्हें वेंटिलेटर नहीं खरीदने हैं, वेंटिलेटर शासन से प्राप्त हो गए हैं, इसलिए वो धनराशि उनसे वापस मांग ली गई है। देश भर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 28 जिलों को 24.50 करोड़ रुपए जारी किए हैं और ये राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से सीधे संबंधित जिलों के खाते में जमा कर दी गई है। बता दें कि इसके पहले भी प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से अलग अलग जिलों के लिए सहायता राशि जारी की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तकरीबन 70 दिन के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल पहुंचे। लॉकडाउन के कारण चंडीगढ़ से ही सीएम खट्टर सभी काम कर रहे थे और करनाल में जिला सचिवालय पहुंचते ही उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और लॉकडाउन और कोरोना महामारी को लेकर के उन्होंने करनाल की स्थिति को जाना। बिजली बिल क्योंकि अभी रीडिंग लेना वो डिपार्टमेंट के लोगों के लिए भी कठिन नहीं था तो इसलिए उनको अप्रैल के महीने के जो बिजली बिल थे वो एवरेज बेसिस पर देने की बात कही थी। अब एवरेज बेसिस में कहीं ऐसा भी हमको जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी हुई हैं। एवरेज बेसिस का मतलब ये था कि एवरेज माने किसी भी पिछले 4-5 महीने की सर्दियों के अंदर कुछ परिवारों के सर्दियों के बिल बहुत ज्यादा थे, उस एवरेज में अब उतने बिल आने वाले नहीं थे अप्रैल के, उस कारण से ज्यादा हो गए। हमने उसको कहा कि जिनका बिल ज्यादा उनको लगता है अगली जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग में ठीक करा लें, उनको ज्यादा बिल देना नहीं पड़ेगा। किसी ने दे भी दिया होगा तो अगले बिलों के अंदर उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। आखिर तो 1-8 महीने में रीडिंग उसकी ठीक हो ही जाने वाली है। अगर किसी की कोई डिस्क्रिपेंसी है तो अगले बिलों में सब ठीक हो जाएगी, उसको कठिनाई नहीं है। इन 2 महीने का 31 मई तक अभी मैं तय किया है कि उस समय तक कोई उसका जुर्माना नहीं लगेगा, यानी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जिन्होंने बिल की पेमेंट उससे पहले भी ड्यू डेट है तो भी 31 मई के बाद वो 31 मई के बाद जमा करा सकते हैं।
हरियाणा सरकार द्वारा उन लोगों को राशन टोकन दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिनको राशन नहीं मिलता। सरकार द्वारा सर्वे करवाया गया और लाखों लोगों को राशन देने की योजना बनाई गई है। अब करनाल में भी 20,795 लोगों को डीआरटी के तहत राशन मुहैया करवाने की मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने एक राशन डिपो पर जाकर के एक महिला को 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल डीआरटी के तहत दी। मंडी के अधिकारी सर इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ अगर आप डीसी साहब जानकारी देना, मंडी हो चाहे कोई भी हो, किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आए उन्होंने डीआरटी के तहत जो टोकन बांटे गए हैं उनके राशन वितरण के बारे में हमसे पूछा। स्वयं साहब ने स्वयं एक कार्ड धारक का कार्ड मंगवा कर टोकन मंगवा कर मशीन में डलवा के देखा और उसमें से जो प्रोसेस उसका चल रहा है उसके तरीके से उसका राशन निकाला गया टोकन के द्वारा और उसको सीएम साहब ने खुद अपने हाथों से उसको राशन दिया है। तो आपके यहाँ से कितने लोगों को राशन दिया जा रहा है? इसमें मेरे पास 148 लोग आए थे जो टोकन के तहत 107 लोगों को मैं राशन दे चुका था इस टाइम तक। किस महीने का? मई महीने का। ये 2 महीने का टोकन बना है, मई और जून का। तो मई के लोग ले गए। तो सारी व्यवस्था ठीक चली है? सारी व्यवस्था ठीक चली हुई है। सभी लोगों को हमने इन्फॉर्म किया है। हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें फ़ोन नंबर हैं, हमने सबको फ़ोन करके सबको बुलाया है और सबको पूरी तरह से राशन दिया है। मेरा नाम धर्मपाल कौशिक है, वार्ड नंबर 18 में हमारा डिपो। माननीय सीएम साहब ने आज यहाँ पर आके जो डिस्ट्रेस राशन टोकन हरियाणा में बांटे गए हैं उनका क्रियाकलाप देखा कि डिस्ट्रेस राशन टोकन के थ्रू लोगों को बेनिफिशरीज़ को कैसे राशन दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पर अंगूठा लगा के और पोर्टेबिलिटी भी अनेबल्ड है और जो बेनिफिशरीज़ हैं जिनका ना तो पहले कोई किसी कैटेगरी का राशन कार्ड बना हुआ था, उनको चाहे वो APL में हैं चाहे उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन देने की जो व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है ताकि गरीबों को सही समय पे ठीक राशन मिल सके, उस प्रक्रिया को देखने के लिए सीएम साहब स्वयं यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने सामने अपनी आंखों से इसको सारे के सारी प्रक्रिया को देखा और बड़े सेटिस्फाई होकर यहाँ से कि सुचारू रूप से सारी प्रक्रिया चल रही है, सेटिस्फाई होकर सीएम साहब यहाँ से प्रस्थान कर गए। देखिए, जिनका भी टेलीफोन नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड है उन सब का पास मैसेज जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता ने अपना फ़ोन नंबर नहीं दे रखा है, केवल उसके पास ये मैसेज नहीं जाता है। तो इस व्यवस्था को कब तक हमने ग्रुप बना देखिए, जैसे जैसे हमारे पास लोग अपने अपने ये देते जा रहे हैं, फ़ोन नंबर देते जा रहे हैं, ये प्रक्रिया बिल्कुल सुचारू रूप से चलती जाएगी। अगर कोई बेनिफिशरी नहीं दे पा रहा है उसमें यह दिक्कत आती है। देखिए, BPL कार्ड हैं वो DRDA के थ्रू बनाए जाते हैं। अगर मान लो किसी का कोई गलत कार्ड बना हुआ है, कोई कंप्लेंट है, तो आप ADC डिपार्टमेंट में कभी भी कंप्लेंट करवा सकते हैं। असम के परिवहन मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता चंद्र मोहन पटौरी आज राज्य सरकार की एक अहम बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के बाद चंद्र मोहन मीडिया से रूबरू हुए और कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में चेयरमैनशिप में आज कैबिनेट बैठक हो गया और इस कैबिनेट बैठक में हमारा जो असम का कोविड-19 जो है इसका बारे में आज तक हम लोग क्या स्थिति लिया है, आज का असम का माहौल क्या है, असम में आज का कौन सा स्थिति में हम लोग है, तो इसका बारे में चर्चा हुआ। और दूसरा बात है, एक बड़ा मुद्दा है असम के लिए, ये बानपानी का बाढ़ का सीजन है, तो अभी बाढ़ और फूका माने बाढ़ असम में हो गया अभी, तो ये बाढ़ के लिए एक्चुअली एक विस्तृत डिस्कशन हुआ है और सब DC लोग को इन एडवांस जो हमको ज़रूरत होगा बाढ़ का टाइम में, जैसे त्रिपाल, जैसे तारपोलिन, जैसे फूड स्टॉक, जैसे फोडर एनिमल्स के लिए जो खरीदना है, इन एडवांस ये लोग को खरीदने को DC लोग को ये दे दिया। DC लोग को आज कैबिनेट ने डायरेक्शन दे दिया। यूपी के पीलीभीत में एक स्कूल प्रबंधन का शर्मनाक कारनामा सामने आया है। दरअसल लॉकडाउन में आरोपों में घिरे एक निजी स्कूल में पिछले 26 वर्षों से आया पद पर तैनात एक महिला को विशेष धर्म ना कबूलने पर स्कूल से धक्के मार करके निकाल दिया गया। 15 फरवरी को इन्हें होगा 3 साल आए हुए, तो 3 साल तो ये बहुत सही रहा। 2 साल से इतना दबाव डाल रहा है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, अपनी जात में करने के लिए। हम चुप काम करते रहे, हम बोले भी नहीं। फिर अभी हम गए लॉकडाउन में, इन्हें बुलाया 24 मार्च में, तो इन्हें पुलिस गई तो फिर बोले मत आना। फिर हम गए 4 अप्रैल को, तब हमने कहा नमस्ते, तो नमस्ते मेरे फादर बताइए आपने बुलाया क्या काम, बोले नहीं तुम मत आना, तुम्हारा लास्ट
मार्च था। और मत आना, फिर हम रोने लगे, चिल्लाने लगे। फिर इन्ना में धक्का मार के और गाली बोले आज के बाद तो स्कूल नहीं आना है, अगर आओगी तो मैं तुम्हें मारूंगा या पिटवाऊंगा किसी से, और तुम्हें आना नहीं है। उसके बाद बोले अगर तुमने किसी से मेरी शिकायत करी तो तुम्हारा पीएफ जो कट रहा है फंड वगैरह वो कुछ नहीं दिलवाऊंगा, सब कटौती कर दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। पिछले दिनों पंजाब के अमृतसर में नागालैंड की युवतियों को बंधक बनाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस की मदद से एक धर्मगुरु ने उन्हें छुड़वाया था और सभी 22 युवतियों को अपने गेस्ट हाउस में शरण दी थी। अब लॉकडाउन में ढील मिलने पर उन सभी को उनके घर पर भेजा गया है। प्रशासन की मदद से सभी युवतियों को मेडिकल करवाया गया और उन्हें रवाना किया गया। बताते चलें कि नागालैंड की युवतियां अमृतसर के विभिन्न होटलों में काम करती थी और पंजाब में कर्फ्यू के कारण ये फंस गई थी, क्योंकि इन्हें वेतन भी नहीं मिला था, जिसके कारण ये मकान का किराया नहीं दे पा रही थी और इसी वजह से इन्हें कैद कर लिया गया था। बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोग फरवरी मंथ से यहाँ पे था, तो होटल पे वर्क किया तो फंस गया था कोरोना वायरस की वजह से। तो इसके लिए अभी घर जा रही हूँ, बहुत खुश हूँ। सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ का पुलिस, मीडिया और जैसे वो सब हम लोग को बहुत हेल्प किया। इसके लिए सबको थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ वहाँ से हम लोग सब कुछ, जैसे कि हम लोग आप लोग को पहले भी देखा था कि जो हम लोग को वायरल हुआ था कि हम लोग का लैंडलॉर्ड या वो कंपनी की वजह से ऐसे हम लोग को मेंटल हैरेसमेंट हुआ था। इसके बाद हम लोग ने सर बिशप और सर त्यागम ने हम लोग को यहाँ पे लेके आई। हम लोग बहुत खुश है कि फाइनली हम लोग यहाँ घर जा रहे हैं, और इसकी वजह से मैं सर बिशप और क्राइस्ट चर्च ऑफ अमृतसर और ये सर त्यागम को मैं उन लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी उन लोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि फाइनली हम लोग खुशी खुशी से आज घर जा सकते हैं। जैसे कि कुछ लड़कियों को कुछ दिन पहले उनके जहाँ भी घर में वो बंद थे वहाँ से उद्धार किया गया था, उनको यहाँ लाकर BMRC अलग अलग स्कूल में रखा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ फैसिलिटीज हैं, इवन एयर कंडीशनर भी है। तो आज उनको बाई बस 2-3 बस में यहाँ से अमृतसर से 22 जो नागा है वो जाएंगे, और आगे को फगवाड़ा और जलंधर से भी और भी नागा हैं जाएंगे। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये बहुत खुश हैं, और खासकर DC साहब के लिए, पंजाब के प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए और मीडिया के लिए उनके दिल में बहुत ही शुक्रगुजारी है, एंड दे आर वेरी थैंकफुल। खुदा से दुआ है कि यह सही सलामत पहुंच जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में टीवी एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता ने आत्महत्या कर ली है और उसने फांसी लगा करके जान दी है। परिवार के लोगों का कहना है कि प्रेक्षा को लॉकडाउन में काम नहीं मिल रहा था, इसी निराशा में उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया है और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल और यूट्यूब के वीडियो से सुर्खियों में आने वाली एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता ने इंदौर में फांसी लगा करके आत्महत्या की है। लॉकडाउन के बाद से प्रेक्षा अपने घर इंदौर में रह रही थी और 25 वर्षीय प्रेक्षा बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की पैडमैन समेत कई टीवी सीरियल में भी पहचान बना चुकी है। यह आज सुबह लगभग 6 बजे की घटना है, जिसमें बजरंग नगर में रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती जिसके के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। घटना पर से मर्ग कायम कर पुलिस जांच कर रही है। मृतिका के द्वारा एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है, जिसमें उसने यह उल्लेख किया है कि वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकी एवं परिवारजनों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी, जिससे वह निराश है। मृतिका के बारे में जो जानकारी हासिल हुई है उसके अनुसार वह मुंबई में रहकर विभिन्न धारावाहिकों इत्यादि में काम कर रही थी। क्राइम पेट्रोल इत्यादि धारावाहिकों में उसका काम करने का पता चला है। वह लगभग 2 वर्ष से वहाँ बाहर थी और अभी पिछले 1.5-2 माह से मुंबई से इंदौर में आकर अपने परिजनों के साथ रह रही थी और लॉकडाउन के चलते अभी यहीं पर थी। घटना के सभी तथ्यों का हम पता उठा रहे हैं और हर बिंदु पर जांच की जा रही है।
कोरोना जैसी महामारी को लेकर के पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान गैर प्रांतों से आ रही मजदूरों के लिए गांव के बाहर 14 दिन के लिए क्वारंटीन करने का उन्हें निर्देश सरकार के द्वारा दिया गया है और लोगों को गांव के बाहर बने ही स्कूलों में क्वारंटीन तो कर दिया गया है, लेकिन प्रवासी मजदूरों का हाल बेहाल है। कहीं उमस भरी गर्मी से लोग तड़प रहे हैं तो कहीं पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं है। बताते चले कि ये मामला हदगांव के कनकपुर गाँव का है, जहां पर गैर प्रांतों से आए करीब 35 से 40 लोगों को गांव में ही बने प्राथमिक विद्यालय पर क्वारंटीन तो कर दिया गया है, लेकिन वहां पर पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था वहां पर नहीं है और लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि स्कूल के अंदर लगे एक हैंडपंप से बदबूदार पानी के साथ बालू भी निकलती है और वो उसी दूषित पानी पीने को मजबूर है। यहाँ पे बाथरूम भी नहीं है, कुछ पानी का भी प्रॉब्लम है और रहने के लिए हम लोग एक कमरे में 4 लोग रहते हैं। तो आप लोग साथ में एक कमरे में 4 लोग रहे, अलग से कोई व्यवस्था प्रदान नहीं की? नहीं, कुछ नहीं करते। पानी यानी कल भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था भी नहीं, इधर बाजू में ना उन लोग से थोड़ा मदद ले लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। नहाने की आप लोगों की कोई व्यवस्था? नहाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कुएं में नहाते हैं उधर साइड में। और लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं, बाहर जाते हैं। क्या समस्या है सर? समस्या हम लोगों को यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय कनकपुर से, मेरा मानापुर जिला फतेहपुर है। तो सर हम लोग यहाँ से जो है सब बाहर से कोई किसी प्रदेश से यहाँ पे आया हुआ है अपने गांव पे, हम लोग यहाँ आ चुके हैं। तो सर यहाँ पे सबसे पहले हमें पानी की व्यवस्था जो चाहिए हमको, मतलब पानी की समस्या है, पानी साफ नहीं आ रहा है पीने के लिए। इसकी शिकायत किस चीज़ की है? सर प्रधान, हमारे जो ग्राम प्रधान है उनसे भी किया है, तो अभी कोई समस्या नहीं समाधान हुआ है। क्या नाम प्रधान का? यहाँ पे सुरेंद्र मौर्य जी। तो सर उसके बाद यहाँ पे जो प्रधान प्रतिनिधि है, तो यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, तो यहाँ पे इतनी जो है रूम नहीं है और यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो 50-60 लोग हैं और इतने अलग अलग रूम है नहीं कि हम लोग इकट्ठा जो रहते हैं, अलग अलग कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है और ना कोई लॉकडाउन का यहाँ पे पालन हो रहा है। बिजली पानी बिजली की समस्या? बिजली तो सर ये गांव में है, तो हम अलग अलग बंदे सब अपने अपने हिसाब से खींच के जो है लगा रखे हैं। कोई यहाँ पे मतलब कि अलग से कोई अधिकारी नहीं आता है या हमारी मतलब समस्या जो है समाधान हमारे लिए करे। और ये जो हैंडपंप गंदा पानी दे रहा है, तो आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? गांव के हैं, तो ऐसे किसी से मदद लेके जो हम लोग व्यवस्था करके जो अपना यहाँ पे यूज कर रहे हैं किसी प्रकार से। यहाँ कपड़े धुलने की दिक्कतें होती है, पीने के लिए सबसे पहले नहीं है, तो कपड़े आदमी कहाँ से धोएगा और नहाएगा कहाँ से? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए जालंधर से। निवासी तो कनकपुर के हैं। यूपी के अमेठी के एसएमसी गांव में सड़क के किनारे एक माता कुमाता होने का सबूत पेश करके भाग निकली। दरअसल बाइक पर सवार एक युवक के साथ एक युवती आई और सड़क के किनारे नवजात शिशु को फेंक दिया और मौके से फरार हो गई। हल्का अंधेरा होने के चलते लोग जब तक ये समझ पाते कि क्या हो रहा है, तब तक वो मौके से फरार हो चुकी थी। इसके बाद बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो दंग रह गए। कपड़े में लिपटा एक नवजात शिशु रो रहा था और इस मामले के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। जी सुबह लगभग 4:30 से 5 के बीच में एक बाइक से महिला आई और बच्चे को फेंक के आगे निकल गई गांव की तरफ। फिर बच्चा जब रोने लगा तो आस पड़ोस वाले सब देखे, उसके पास गए, फिर देखा, फिर पुलिस को फ़ोन किया, प्रधान को फ़ोन किया, फिर वो सब आए। फिर गांव के 1-2 लोगों ने कहा बच्चे को मैं ले लूँगी। फिर एम्बुलेंस आई, उसको लेके अस्पताल गए। अब फिर वहाँ से क्या हुआ वारदात पता नहीं। राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभयारण्य में 3 शावक कैमरे में देखे गए। इन 3 शावकों के साथ ही सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या 20 हो गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि कोरोना वायरस चिंताओं के बीच बाघिन ST12 ने अच्छी खबर दी है और सरिस्का बाघ अभयारण्य में अब 2020 में 20 बाघ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा राज्य के इन जंगली जिंदगियों को देखने की है और एक अधिकारी ने बताया कि शावकों को सोमवार को कैमरे में कैद किया गया। सरिस्का अभयारण्य में अब 16 वयस्क बाघ हैं। तो ये एक अच्छी खबर निकल करके सामने आई है राजस्थान के अलवर से। वहां पर अब 20
संख्या हो गई है बाघों की, जिसमें से जो 3 शावक हैं वो अभी देखे गए हैं। बिहार मैट्रिक रिजल्ट के लिए छात्र काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और लंबे इंतजार के बाद अब बिहार बोर्ड ने दोपहर 12:40 पर मैट्रिक के रिजल्ट को घोषित किया। यह पहली बार है कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट शिक्षा विभाग ने जारी किया है। रोहतास के हिमांशु राज बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में टॉपर बने हैं। हिमांशु ने 96.20% अंक हासिल किए हैं और उन्हें 481 नंबर मिले हैं। टॉपर बनने के बाद हिमांशु ने कहा है कि कोचिंग के साथ साथ पापा भी पढ़ाई कराते थे और घर में 14 घंटों की पढ़ाई वो करता था, जिसके बाद टॉप हुआ है। और हिमांशु ने यह भी कहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो बनना चाहता है और इसको लेकर के आगे भी कड़ी मेहनत करता रहेगा। पूरे मैट्रिक बिहार में टॉपर हैं। पढ़ाई की तैयारी कैसे की? पढ़ाई की तैयारी हमारी अच्छी थी। हम फिलहाल में डेली 15-14 आवर्स पढ़ाई किया कर रहे थे और इसके लिए हमारे माता पिता, आस पड़ोस और मेरे भाई बहन सारे मोटिवेट किया करते थे कि हम अच्छे से। देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी भी बच्चे की तैयारी के लिए उनके पेरेंट्स की जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसी तरीके से मैंने एक मेरी बेटी भी है जो पिछले साल 88% यानी प्रखंड में नंबर 1 पर थी। ISC कर रही है विक्रम से। तो उसी आधार पर मैं भी बेटी और बेटे के दोनों को असिस्टेंट कर रहा था, प्रेरित कर रहा था। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि 90+ करेगा। क्या उम्मीद थी आपको कि आपका बेटा बिहार में टॉप कर जाएगा? क्योंकि टॉप होना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसी तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन टॉपर 10 में उम्मीद था कि जगह कोई बना। आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार आपने मैनेज किया? आर्थिक व्यवस्था के लिए मैंने आज से नहीं, जब मैंने मैट्रिक किया उसी समय से आर्थिक स्थिति मेरी बहुत कमजोर है। एक मजदूर। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित है। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के जालोर में सायला ब्लॉक के बीजेपी मंडल अध्यक्ष केवदा राम चौधरी पर एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला गैस का सिलेंडर लेने गई थी और इसी दौरान महिला को देखकर बीजेपी नेता ने अश्लील इशारे किए और इसके बाद महिला ने बीजेपी नेता की जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल महिला ने सायला पुलिस थाने में बीजेपी नेता के खिलाफ छेड़खानी का मामला भी दर्ज करवा दिया है। હું કટઈ લારે ની તો આયો મારી આ તો હું મારે ઓટાથી કિરાણા દુકાન માં સામાન લીધો ગોળિયા મશીન નાલે હું મારે એ વાત બનાવતી મોન થાણા રોડ માં આવી थी हां અટાથી મો થોદ કટા ઉરા की रागी मैं थाने ने दे गया थे मारा मोड़ उगा वो ना फाड़ ठोके एड़ो मैं का बंदो कीधो हमने कोई गलत की हुए तो मन को मैं थाने गलत की हुए तो को फोन मारो लागू बाबू के नो लागू ना नहीं
भयंकर गर्मी से देश की राजधानी तप रही है और भयंकर लू चल रही है, जिससे राहत मिलने की संभावना भी अगले 2 दिन तक नहीं है। दरअसल दिल्ली में 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली गर्म हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन बाद बड़ा बदलाव आ सकता है, जब हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। फिलहाल गर्मी का कहर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने दिल्ली एनसीआर को झुलसा रखा है। वहीं राजधानी का अधिकतम तापमान 44 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। तो लगातार गर्मी का कहर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं, लेकिन इससे अभी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 2 दिन तक 29 मई के बाद कुछ संभावनाएं हैं कि तेज हवाएं चलेंगी और हल्की बारिश भी हो सकती है। यूपी के झांसी जिले में टिड्डी दल को भगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के किसान अब प्रधान के सहयोग से एक नए तरीके से टिड्डियों को भगा रहे हैं। दरअसल किसान खेतों पर ट्रैक्टर के साइलेंसर निकाल करके और ढोल नगाड़ों के साथ शोर मचा रहे हैं। बता दें कि टिड्डियों का प्रकोप को भगाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में नए नए तरीके से काम किए जा रहे हैं। वहीं जिले के मुख्य जिलाधिकारी ने भी तहसील स्तर के अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए अब पूरी तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम विलासराव देशमुख का जन्मदिन है और ऐसे में उनके पूरे परिवार ने उन्हें याद किया है। और बता दें कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रह चुके विलासराव देशमुख की स्मृति में उनके बेटे रितेश देशमुख ने एक टिकटॉक वीडियो शेयर करके उन्हें याद किया है। दरअसल इस वीडियो में अभिनेता रितेश अपने पापा की जैकेट में हाथ डालकर उनकी तरह ही खुद को प्रेम करते हुए नजर आए और वीडियो में उस बेटे की भावना को बखूबी दर्शाया गया है, जो अपने दिवंगत पिता के बिना अधूरा महसूस करता है। वहीं रितेश ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि हैप्पी बर्थडे पापा, आपको हर दिन मिस करते हैं। और इसी के साथ उन्होंने हैशटैग विलासराव देशमुख 75 भी लिखा। पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन के चलते जहां पर सभी का कारोबार बंद है, वहीं पर एक मार पंजाबी कलाकारों के साथ प्रोग्रामों में साज बजाने वाले म्यूजिशियन पर भी पड़ी है। दरअसल पंजाबी इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों ने पटियाला में एक मीटिंग की। वहीं पंजाब के लोक गायक मंच से पटियाला के प्रधान अमरिंदर बोबी ने बताया कि बड़े बड़े सिंगरों को ये म्यूजिशियन ही सुपर बनाते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में ये लोग रोटी के लिए भी मोहताज हो गए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से मदद करने की बात भी कही है। ਅੱਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹਾਕਮ ਬਖਤਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰੂ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੂ। ਗਰੀਬ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ। ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਬਸ ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ। झारखंड के साहिबगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा ने बताया कि हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।
बयान हुआ है जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसमें से एक लोग तो हम लोगों ने डिटेन किया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। एहतियातन तौर पर यहाँ बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्थिति अभी नियंत्रण में है। इसके पहले भी सर 4 घटना घट चुकी है। एक ही फैमिली मेंबर से ही ऐसा, जो अदर जाति के हैं, एक ही फैमिली मेंबर से ही ऐसा घटना बार बार किए जा रहे सर। इस बात की अभी तो रिकॉर्ड में पुष्टि नहीं है। मैंने पूछा, लोगों ने बताया पंचायती पहले होकर थाना में सूचना नहीं दी गई थी, ऐसे कुछ बात बताई गई है जिसका सत्यापन किया जा रहा है। सर किसी की अभी तक गिरफ्तारी की? एक लड़के की सस्पेक्ट की गिरफ्तारी है। जैसे जैसे मामले की छानबीन की जाएगी और आगे जिनका भी नाम आएगा, जो भी आरोपी आएंगे, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और प्रशासन और कानून जो है वो अपना काम करेगा और जो भी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। आप लोगों से हम लोगों की यही अपील है कि शांति और सौहार्द जो है समाज में उसको बना करके रखें। और हरियाणा के फतेहाबाद के भूना कस्बे के पुराने बस अड्डे के सामने हिसार रोड पर स्थित एक शराब ठेके के कारिंदों पर कुछ युवकों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया और आरोपियों ने कारिंदे को मार मार कर उसका पैर तोड़ दिया और बोलेरो कैंपर गाड़ी के शीशे तोड़ डाले और घायल कारिंदे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भूना में दाखिल करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह नैन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ठेकेदार पवन कुमार और जीतू बेनीवाल ने मौके पर ही पहुंचकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत की है और वहीं इस हमले को सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। हरियाणा के पंचकूला में सेक्टर 26 की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 ट्रकों में कुछ लोग नशीला पदार्थ लेकर के जा रहे हैं, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच ने कालका और पिंजौर रोड पर 2 क्विंटल 30 किलो नशीला पदार्थ चूरा पोस्त बरामद किया है और इसी के साथ ही 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और पकड़े गए तीनों तस्करों से लाखों की चूरा पोस्त के साथ साथ ट्रक भी कब्जे में ले लिए हैं और फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। हमारे को गुप्त सूचना मिली थी कि हिमाचल नंबर की एक गाड़ी ट्रक जिसमें कुछ सामान लोड है और वो गुजरात से आने लग रहा है, उसमें वो हर बार नशीला पदार्थ लेके आता है। अगर उसको राउंड अप किया जाए तो उसमें से नशीला पदार्थ बरामद हो सकता है। तो 2 अलग अलग जगह से गिरफ्तारी भी की और माल बरामद किया। कौन कौन लोग हैं ये लोग? हाँ, एक जो हिमाचल की गाड़ी है उससे 2 क्विंटल रिकवर की है हमने। दूसरी है हिमाचल की गाड़ी, उससे 30 किलो रिकवर की है। तो टोटल कितने लोग गिरफ्तार किए हैं? 3 लोग गिरफ्तार किए हैं। 2 अभियोग अंकित हुए हैं, एक सेक्टर 20 में और एक चंडी बंदर पुलिस स्टेशन। तो आगामी कार्रवाई क्या? हरियाणा के सिरसा जिले में पुलिस अधीक्षक सिरसा उप पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर अरुण सिंह के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 3 युवकों को 40 लाख रुपए की 400 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया गया है और इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी आर्यन चौधरी और सीआईए सिरसा प्रभारी इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि पकड़े गए युवकों की पहचान हो गई है। पकड़े गए युवकों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान हेरोइन तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम का भी पता किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये सिरसा की टीम ने ड्यूरिंग चेकिंग डिंग मोड पे एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और उस गाड़ी में 3 व्यक्ति मिले जिनके पोजीशन में 400 ग्राम हेरोइन और चिट्टा या फिर चिट्टा उनके पोजीशन से मिला और जो उस गाड़ी में गाड़ी चला रहा था गुरमेल उर्फ गेला सन ऑफ जोगिंदर रेजिडेंट ऑफ बम्बूर। दूसरा निशान सन ऑफ धनराज रहने वाले हैं ये रहने वाला है जीटीबी नगर केजे कॉलोनी सिरसा का। तीसरा चरणजीत सन ऑफ जरनैल सिंह रेजिडेंट ऑफ शमशाबाद पट्टी। तो इनके पोजीशन से ये 400 ग्राम चिट्टा मिला है और ये जो दिल्ली से ये चिट्टा लेके आ रहे थे और जिनको डिंग मोड पे हमारी पुलिस सीआईए टीम ने इंटरसेप्ट किया और आगे भी जो इसमें जिनसे ये लेके आए हैं और आगे जहां इनको सप्लाई करना था उसके ऊपर भी हम आगे पूछताछ की जाएगी।
पंजाब के लुधियाना के गिल गांव वासियों ने गुरपंत सिंह पन्नू का पुतला फूंका और गांव वासियों ने पन्नू के खिलाफ रोष जताया और कहा कि उसने भारत के संविधान और तिरंगे का अपमान किया है, जिसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लुधियाना शहरी प्रधान रणजीत सिंह ढिल्लों ने भी पन्नू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 2020 ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ 2020 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 2020 ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਖਾਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਕਾ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, नौजवानों को गलत राह लाने लगे। बंगाल में पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 193 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर के 4009 तक पहुंच गया, जिनमें से 2040 एक्टिव केस हैं। और राज्य के गृह सचिव अलापन बंदोपाध्याय आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से राज्य में 5 लोगों की मौत भी हुई है और इसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर के 211 हो गया है। इसके अलावा 72 लोगों की मौत अन्य बीमारियों के कारण हो चुकी है जो कोरोना संक्रमित थे। पिछले 24 घंटे में 72 मरीजों को के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी भी दी गई है और इसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर के 1486 हो गई। पंजाब के होशियारपुर के गांव में कोरोना के 3 मरीज आने के बाद पूरे गांव को स्वास्थ्य और पुलिस विभाग ने सील कर दिया है। दरअसल एसडीएम मुखेरिया अशोक शर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन की तैयारियों का निरीक्षण किया और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि सभी लोग उस कोरोना पीड़ित के रिश्तेदार थे जिसकी कोरोना के चलते मौत हो गई थी और उसके संपर्क में भी आए थे, जिसके चलते इनके टेस्ट लिए गए थे और टेस्ट में इन लोगों में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते सभी को होशियारपुर रियात बाहरा में क्वारंटीन किया गया है। यहां उनका इलाज चल रहा है। हरियाणा के अंबाला जिले में 14 दिनों के बाद कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। मंगलवार को जिले में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं और एक मामला सेना के मेडिकल स्टाफ से जुड़ा हुआ है, तो वहीं एक ट्रक ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सिविल सर्जन कुलदीप सिंह ने इसकी पुष्टि की है और इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 44 हो गई है। अच्छी खबर यह है कि इन 44 में से 40 मरीज ठीक हो चुके हैं और घर जा चुके हैं। इसके साथ ही जिले में अब कुल 4 एक्टिव केस हैं। आज अंबाला में टोटल 6 नए केस आए हैं। 6 में से एक आर्मी पर्सनल है जो आर्मी हॉस्पिटल से बिलोंग करता है। एक कुरुक्षेत्र की रहने वाली महिला है, उसका सैंपल हमने यहाँ पे लिया था, जंदेड़ी कुरुक्षेत्र की रहने वाली है, वो कुरुक्षेत्र का केस काउंट होगा। तो अंबाला के 5 केस हैं आज, जिनमें सबकी ट्रैवल हिस्ट्री या तो परसों रात को एक जो ट्रक ड्राइवर है वो बिहार से आया है, 2 बंदे हैं वो दिल्ली से आए हैं और एक बॉम्बे से आया है, ये परसों ही आए हैं। यानी सबकी ट्रैवल हिस्ट्री या तो बॉम्बे से है या दिल्ली से या ट्रक ड्राइवर बिहार से है। सबके जो अब इन्फ्लक्स स्टार्ट हुआ है, जो ही लॉकडाउन में ढील दी गई है, तो इसके ये है कि थोड़े बहुत तो केस बढ़ेंगे। तो ये जो केस पॉजिटिव आ रहे हैं इनके हम इमीडिएटली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी चल रही है और जो भी इनके परसों रात से अब तक जो भी कॉन्टैक्ट में आए हैं। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, अगर खबर है आपके मतलब की
तो हम पहुंचेंगे सच की हर तह तक। दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर, आपकी खबरें आप तक। हम हैं ANB न्यूज।